आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रथम भाग को, जिसमें कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो जो प्रथम भाग है भारतीय संविधान का, इसमें 4 अनुच्छेद है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ। जो प्रथम अनुच्छेद है, ये कहता है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। अर्थात इसमें भारत और इंडिया दोनों ही शब्द को वैसा का वैसा ही अपना लिया गया है, ताकि लोगों के मन में कोई भ्रम ना रहे। अब इसके राज्यों के संघ को समझिए तो इसके भी 2 अर्थ हैं। प्रथम है कि भारत का जो संघ है, जो राज्यों से मिलकर बना संघ है, वो राज्यों के बीच समझौते का कोई परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात हमारे यहाँ पे जो संघ प्रकृति है वो ऐसी है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, ना कि अमेरिका जैसे कि अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। अर्थात अमेरिका में संघ को अपने राज्यों के निर्माण और नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप समझिए कि इसमें अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों का निर्माण करने की अधिकार देता है। और जो दो अनुच्छेद है, ये ऐसा अधिकार देता है कि जो राज्य भारतीय सीमा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, अर्थात नए क्षेत्र जो अधिकृत किए जाते हैं, जो नए क्षेत्र जो भारतीय सीमा में शामिल किए जाते हैं, उनसे मिलाकर एक नए राज्य के गठन की अनुमति किसको देता है? संसद को देता है, अधिकार देता है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 3। ये भी संसद को नए राज्यों का निर्माण, गठन, पुनर्गठन और उनके नाम में परिवर्तन का अधिकार देता है। लेकिन ये जो अधिकार है, वो भारतीय सीमा के अंतर्गत जो भूमि है, जो राज्य है, उन्हीं ही राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके, उन्हीं राज्यों के नामों में परिवर्तन करके या 2 राज्यों से मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो नए राज्यों का गठन किए जाएंगे, वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। अर्थात संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होंगे, वो सामान्य विधेयक द्वारा होंगे। अब आप समझिए कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो भारत में 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारतीय संघ में शामिल कर लेते। अब बचती है 3, मतलब जो 3 बचती है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा सम्मिलित कर लिया जाता है, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा। अब 552 देशी रियासत 552 देशी रियासतें हो गई। उसके पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात फिर मांग उठने लगती है कि हमारे राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर करो, क्योंकि अभी का खा गा घा 4 प्रकार से राज्य बांटे गए। का खा गा घा को कुल मिला के 29 राज्य थे उस समय, और अब इनकी मांगे उठने लगती है भाषा के आधार पर गठन करो। तो सबसे पहले एक धर आयोग बनता है, इसके धर आयोग, ये अपनी संस्तुति देता है और कहता है कि नहीं, राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में लोग आ जाते हैं, तो फिर कांग्रेस एक जेवीपी कमेटी बनाती है, जिसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया बोलते हैं। ये कमेटी इस बात को नकार देती है कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए। अर्थात ये मना कर देती है कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आती है 1949 में, वापस से विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं, आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं, और आंध्र प्रदेश में 1953 में पोट्टी श्री रामल्लू की लगभग 52 दिन के अनशन हड़ताल के पश्चात मृत्यु हो जाती है, और सरकार को आनन फानन में पहला राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ता है। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन होता है, अन्य राज्यों से फिर मांगे उठ जाती है कि हमारा भाषा के आधार पर राज्य का गठन करो। तो फिर सरकार बनाती है एक फजल अली आयोग। इसके अध्यक्ष फजल अली आयोग जो है, इसके अध्यक्ष फजल अली ही रहते हैं, और इसमें 2 सदस्य रहते हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पाणिक्कर जी। ये चार चीजों के आधार पर राज्यों का गठन करते हैं। पहला कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता का अनुरक्षण संरक्षण हो। दूसरा, भाषाई विविधता। ये बोलते हैं एक भाषा एक राज्य नहीं, भाषाई विविधता। ये मानते हैं कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं। तीसरा, ये मानते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से। चौथा, ये मानते हैं कि केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रख के ये चीजें करनी चाहिए। अब ये 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की संस्तुति सरकार को देती है, संसद को देती है। संसद फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन करती है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। अब जैसे 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, मामला शांत हो जाता है। लेकिन 1960 आते आते थे वापस से भाषा के आधार पर लोगों की मांग उठने लगती, क्योंकि हमने 2 भाषा या 3 भाषाओं को मिलाकर नए राज्यों का गठन कर दिए थे। तो वापस से महाराष्ट्र से मराठी भाषी क्षेत्र, गुजरात से गुजराती भाषी क्षेत्र की मांग उठती है, तो 2 राज्य बनते हैं, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात 1960 में। 1961 में दादर नागर हवेली, जो कि फ्रांस के एक भाग हुआ करता था, उसको भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया जाता है 10वें संविधान संशोधन से। फिर दादर और नागर हवेली के बाद गोवा, दमन एंड दीव, इसको भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। पहले गोवा, दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश मान लिया जाता है 12वें संविधान संशोधन से। फिर आप देखेंगे पुदुचेरी, कराईकल, माहे, जो 3 क्षेत्र रहते हैं, ये भी फ्रांसीसी क्षेत्र रहते हैं। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना लिया जाता है।
उसके पश्चात 1966 में फिर वापस से मांग उठती है, पंजाब पंजाबी भाषी क्षेत्र मांग करते हैं, हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र, और चंडीगढ़ एक केंद्र प्रदेश। 1966 में फिर मांग उठती है और पंजाब का गठन कर दिया जाता है। पंजाबी भाषी के लिए, हिंदी की भाषी के लिए हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, और साथ ही में हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी हिंदी भाषी लोगों के लिए। फिर 1972 में वे 3 राज्य जो पूर्वोत्तर के मांग करते हैं, जिसमें मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा रहते हैं। फिर 1975 में सिक्किम का गठन कर दिया जाता है। फिर आप देखेंगे तो 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इनका गठन कर दिया जाता है। फिर आप आएंगे तो वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, फिर 2014 में तेलंगाना, और 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है।